रिकॉर्डिंग वही लिखा रहा है ना इसमें, अमीन पटवारी लिखा विवेक सर किए हैं मैसेज, इसी लिंक से जुड़ना। हाँ, गुड मॉर्निंग साक्षी। 2 बार गुड मॉर्निंग हो गया नहीं आज। चलो तो लिखना शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे क्या, 57 की क्रांति की असफलता के कारण। 1857 की क्रांति के असफलता का कारण, असफलता का कारण। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आज यही खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है, नए दिन से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज जो भी टाइम है उसमें शायद यही निकल जाएगा, और नए टॉपिक की जो शुरुआत होगी उसका मैं एक ओवरव्यू दे करके कल हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो असफलता का कारण क्या था, सबसे पहला कारण तो ये था कि ये जो 57 की क्रांति थी ये किसी प्रकार से भी, ठीक है, क्या थी, बहुत ज्यादा सीमित थी। हाँ, सीमित, ठीक है, कुसंगठित कह सकते हैं, सुसंगठित नहीं थी तो क्या कुसंगठित कह सकते हैं। ठीक है, संगठन नाम की कोई चीज नहीं थी इसमें, सीमित थी, कुसंगठित थी, और क्या थी, बहुत ही ज्यादा स्थानीय थी। ठीक है, स्थानीय थी। ये एक पहला रीजन है कि इसका क्या था, ये असफल हुई, ज्यादा दूर तक फैल नहीं पाई, एक ही स्थान तक रही, नर्मदा नदी के दक्षिण तक नहीं जा पाई, और किसी प्रकार का कोई सुसंगठन नहीं था। ठीक है, बंबई, मद्रास की सेना अंग्रेजों के प्रति राजभक्त बनी रही। ये जो सेना थी, आप लोग तो खुद ही समझ रहे होंगे, है ना, समझाने की जरूरत नहीं है। जो भी आंदोलन किया सेना ने, तो कहाँ की सेना ने बस आंदोलन किया, बंगाल और अवध की सेना ने। जो बंबई और मद्रास में जो भारतीय सेना थी वो राजभक्त बनी रही, किनकी, अंग्रेजों की राजभक्त बनी रही। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि नर्मदा के दक्षिण में विद्रोह बहुत थोड़ा सा रहा, बहुत थोड़ा ही रहा। जितना आंदोलन था वो ज्यादा कहाँ पे हुआ, नर्मदा के दक्षिण में हुआ। ठीक है, ज्यादातर नर्मदा के दक्षिण में आंदोलन जो है, विरोध जो है वो फैला ही नहीं। ठीक है, नेतृत्व की कमी, कोई सर्वमान्य नेता नहीं था। लिख लीजिए यहाँ पे, कोई सर्वमान्य नेता नहीं था। जैसे अभी देख रहे हो, इलेक्शन
लोग जीत रहे हैं हर राज्य में, बीजेपी की सरकार है, किस लिए जीत रहे हैं? एकमात्र चेहरा है कौन? नरेंद्र मोदी जी, एकमात्र चेहरा, सर्वमान्य नेता। उन्हीं के चेहरे के आधार पर हर राज्य में बीजेपी क्या कर रही है? जीत रही है। ठीक है, तो नेतृत्व की कमी थी, कोई सर्वमान्य नेता नहीं था, संगठन का अभाव, संगठन का अभाव, आपस में कोई इनका संगठन ही नहीं है। ठीक है, आपस में कोई सहमति ही नहीं है। संगठन के अभाव की वजह से ये जो आंदोलन था वो क्या हो गया? अचानक शुरू हो गया, पता ही नहीं है। अब बताओ, 29 मार्च में को मंगल पांडे ने जब हत्या की अपने एडजुटेंट की, लेकिन इनका आपस में एक संगठन हुआ है तो होता तो ऐसा कुछ हुए रहता क्या? नहीं हुए रहता। तो अचानक शुरू हो गया। ठीक है, कोई ठोस योजना है ही नहीं, ठोस योजना की कमी, ठोस योजना की कमी। ये सब चीज को आप अच्छे से बताओ, मेंस में लिखोगे तो आपको बहुत बेहतरीन नंबर मिलेगा। ठीक है, योजना की कमी है। और सेना के बीच जो विद्रोह कर रहे हैं, सेना के बीच मजबूत समन्वय, समन्वय की कमी, कोई समन्वय ही नहीं है सेना की आपस में। ये भी उनकी असफलता का क्या बना? एक कारण बना। आप देख लो आज इंडियन आर्मी को, ठीक है, इतने अनुशासन में ये लोग रहते हैं, इतने अनुशासन में रहते हैं, और ऐसा इनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि उनके जो कमांडर कर्नल जो होते हैं, वो जो नीचे के सिपाही होते हैं, उनको ट्रेनिंग में ऐसा सिखाया जाता है कि जो आपका सीनियर एक बार बोल दे, जो हेड कमांडर जो होते हैं, जो आप किसी उसमें जाते हो, किसी प्रकार के ऑपरेशन में जाते हो, तो जो आपका हेड कमांडर हो गया वो बोल देना कि कूद जाओ, तो आपको एक बार पलट के नहीं देखना है कि मुझे कूदने के लिए कहा जा रहा है, कूद जाएंगे। ठीक है, ये अनुशासन होता है। ये होता है क्या? जिसको आप कॉपरेशन या जिसको आप समन्वय कहते हो। ठीक है, तो ये चीज कोई कमी नहीं है। अगर बोला जा रहा है वहां पे जाओ तो वहीं पे खड़े हो जाएंगे बंदूक लेकर के कि क्यों जाएं, अब जाओ। ठीक है, तो समन्वय है नहीं। ठीक, और असफलता के पीछे और क्या कारण है? असफलता के कारण पीछे जो कारण है, आधुनिक हथियारों की कमी। भारतीयों के पास आधुनिक हथियारों की कमी, हथियारों की कमी है, आधुनिक हथियारों की कमी है। यहां हम देख रहे हैं कि अंग्रेज जो है, ठीक है, जो अंग्रेज हैं उनके पास आधुनिक बंदूकें हैं, आधुनिक इनके पास बंदूकें हैं, इनके पास तोप है, ठीक है, इनके पास राइफल है, वो जो नया आ गया है वो वाला कारतूस वाला, उसी को देखो, जिसकी वजह से बवाल हुआ था उसी का यूज करके उन्हीं को दबाया जा रहा है। ठीक है, इनके पास क्या है? राइफल है। इसके अलावा अगर हम हथियारों के भी ना बात करें तो और भी इनके पास कई सारी चीजें हैं जो इनका इस विद्रोह को दबाने में साथ दे रही है। जैसे इनके पास क्या है? इनके पास रेल है, इनके पास क्या है? टेलीग्राफ है। एक तरफ कह सकते हैं कि जो डलहौजी था, तो डलहौजी की व्यक्तिगत की नीति ने भारत में इस आंदोलन को शुरुआत करने में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया। तो डलहौजी के द्वारा जो रेल की स्थापना की गई इंडिया में, उसने भी इस विद्रोह को दबाने में भी क्या किया? बहुत बड़ा जो है रोल प्ले किया। भारत में रेल की शुरुआत 1853 में किसके समय में हुई है? डलहौजी के समय में। हम डलहौजी को अलग से पढ़ेंगे, डलहौजी, कैनिंग, रिपन, लिटन, वॉरेन हेस्टिंग, इनके बारे में हमको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो टेलीग्राफ है इनके पास। ठीक है, और पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक, तो ये भी एक रीजन है कि आधुनिक हथियारों की कमी है। हाँ, तो अंग्रेजों के पास क्या है? आधुनिक बंदूकें हैं, तोपे हैं, राइफल है। जबकि, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, जबकि जो भारतीय हैं वो क्या कर रहे हैं? अभी भी उसी तलवार से लड़ रहे हैं। भारतीय सिपाही, सिपाही नहीं, विद्रोही, भारतीय विद्रोही अभी भी पुराने तलवार, भाला, बर्छी से लड़ रहे हैं। पता है ये क्या कहते हैं नाना साहेब?
नाना साहेब कहते हैं जब ये विद्रोह चल रहा था और इनके द्वारा जब विद्रोह को दबाया जा रहा था, तो कहते हैं कि ये नीली टोपी वाले, नीली टोपी पहनते हैं ना अंग्रेज सिपाही जो होते हैं, ये नीली टोपी वाले बंदूक निकालने से पहले ही हमारी हत्या कर देते हैं। मतलब देख कर के ही कि उनके हाथों में बंदूक है, वैसे ही हिम्मत हार जा रही है। आप जब तक तलवार को ऐसे करोगे तब तक 4 गोली आपके ऊपर चल चुकी है ना। तो इसलिए नाना साहब कहते हैं कि ये नीली टोपी वाले जो है हमें बंदूक से मारने से पहले ही हमें मार डालते हैं, क्योंकि हिम्मत पूरी तरीके से बंदूक को देखते ही क्या हो जाती थी, पस्त हो जाती थी। ठीक है, तो एक रीजन ये क्या था, आधुनिक हथियारों की कमी थी। उसके बाद कई भारतीय शासक, यहां पे लिख लेते हैं, कई भारतीय शासक, भारतीय शासक राजभक्त बने रहे, राजभक्त बने रहे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कौन, एग्जाम्पल के लिए सिंधिया, होलकर, राजपूत, निजाम, ये लोग सारे क्या बने हुए थे, राजभक्त जो है वो बने हुए थे। ठीक है, चलिए आगे 8वें पॉइंट पे लिखेंगे गोरखा, गोरखा गोरखा तथा पंजाब की सिख सेना ने, पंजाब की सिख सेना ने, सिख सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। आप लोगों को पता है गोरखा रेजिमेंट आप सुनते होंगे, अभी वर्तमान में भी गोरखा रेजिमेंट है। कहाँ की है ये, है ना, नेपाल, नेपाल से। अब उसी समय, जिस समय अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को जीता था, तो नेपाल से जब सिख साम्राज्य को जीता तो साथ ही साथ उनको नेपाल के भाग मिल गए, क्योंकि पहले जब राजा रणजीत सिंह थे तो उन्होंने नेपाल के राज्यों के साथ एक संधि स्थापित कर ली थी, तो सिख साम्राज्य मिला तो साथ ही साथ उनको क्या मिल गया, नेपाल के भी लोग मिल गए। तो नेपाल की जो सेना है, वहां की जो आर्मी है, वहां की जो जनजाति थी, उनको क्या कहा जाता था, गोरखा। तो गोरखा रेजिमेंट की स्थापना बहुत पहले हो चुकी है, जो आज भी आप ये कह सकते हो कि भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक कौन है, आपकी गोरखा रेजिमेंट है। और 1 नंबर होते हैं ये लोग युद्ध करने में। ठीक है, 1 नंबर के सिपाही होते हैं। इसलिए हमारी इंडियन आर्मी में देखो, आप फॉर्म वगैरह भरते होगे तो उसमें देखना भूटान और नेपाल के लोगों को उतना ही राइट मिला हुआ है जितना भारतीय सिटीजन को मिला हुआ है, क्योंकि इनका इतिहास क्या है, बहुत पुराना है। तो ये युद्ध करने में गोरखा रेजिमेंट जो होते थे वो बहुत ही सक्षम होते थे। तो ये लोग भी किसका, 1857 की क्रांति में किसका साथ दे रहे हैं, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन का साथ दे रहे हैं। ठीक, और क्या रीजन था इनकी असफलता का, इनकी असफलता का और रीजन है क्या, जनता का, जनता का पूरा सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, सहयोग प्राप्त नहीं था, क्योंकि उत्साह की कमी थी, उत्साह की कमी, ये एक, ठीक है, ये एक रीजन बना 1857 की क्रांति की असफलता का। ठीक है, अंग्रेजों की, लास्ट है ये, अंग्रेजों की मजबूत सैन्य आर्थिक, सैन्य आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति भी ठीक है और सैन्य स्थिति भी क्या है, बहुत ही इनकी मजबूत है। कैसे, जैसे ही 1857 की क्रांति भारत में शुरुआत होती है, ब्रिटेन ने क्या किया, 57 की क्रांति के आरंभ होते ही, लिखिएगा 57 की क्रांति के आरंभ होते ही, आरंभ होते ही ब्रिटिश ताज ने, ब्रिटिश ताज ने कंपनी की कमान, कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली,
अपने हाथों में ले ली और तुरंत क्रीमिया से 33, ठीक है, 3,300 सेना भारत के लिए रवाना कर दी। हाँ ठीक ही लिख रहे थे, भारत के लिए रवाना कर दी। बताओ, जैसे ही 1857 की क्रांति होती है, ब्रिटेन में ये बात चली, पता चली, तो जो कंपनी थी, कंपनी ने क्या, कंपनी के कमान को सीधा सीधा ताज जो है वो अपने हाथों में ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर तुरंत जो है क्रीमिया से सेना यहाँ पर भेज दी गई। संसाधन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ना खाने की कमी है, ना पीने की कमी है। थक जा रहे हैं तो दारू पीने को भी मिल रहा है, भूख लग रहा है तो खाना खाने के लिए भी मिल रहा है, ठीक है, सब कुछ मिल रहा है इनको। जबकि दूसरी तरफ हमारे जो भारतीय विद्रोही थे, भारतीय सिपाही थे, वो भूखे भूखे 2-2 दिन 3-3 दिन तक क्या है, भूखे हैं, क्योंकि नेतृत्व की कोई कमी नहीं है, ठीक है, कोई संगठन है ही नहीं, कोई समन्वय है ही नहीं, कैसे कहाँ पे क्या होगा, कोई मजबूत रणनीति बनाई ही नहीं गई है। तो किसी प्रकार की इनको संसाधन की कोई कमी नहीं हो रही है, जबकि दूसरी तरफ उनके पास संसाधन नाम मात्र के लिए है ना। अगर वो अपने भाई बंधुओं से, अपने साथियों से किसी प्रकार का कोई संपर्क करना चाहते भी हैं तो संपर्क का कोई साधन नहीं है, ठीक है। तो ये सारे रीजन थे इनकी असफलता के। तो यदि अगर कभी 1857 की क्रांति क्यों असफल रही करके आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। लास्ट में आप चाहो तो नोट करके इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है, या ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा कि भारतीय पक्ष में क्या परिणाम रहा, ठीक। तो भारतीय पक्ष में क्या परिणाम रहा, कल आप लोगों को बताई थी, पहली बार भारत में एक राष्ट्रीय चेतना की लहर जो है वो दौड़ पड़ी। तो यहां पे लिखेंगे इस क्रांति ने पहली बार भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागरूक किया। पहली बार भारतीयों को स्वतंत्रता अथवा स्वराज की अहमियत का एहसास हुआ, कह सकते हो आप, एहसास हुआ, और एकता की भावना भी जागृत हुई। आपको अपनी आजादी का महत्व तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप गुलाम ना हो। जब आप गुलाम रहते हो तब जाकर के आपको पता चलता है कि आजादी क्या होती है। तब तक आपको, जैसे हम तो जन्म से ही आजाद है, हमें आजादी का महत्व नहीं पता, इसलिए कहीं भी कुछ भी बकते रहते हैं, है ना, कुछ भी बकवास करते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए हम बहुत ज्यादा पैनिक करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। इनसे पूछो जो 1857 की क्रांति में बिना मतलब का मारे गए थे और आगे भी जो विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन होंगे उसमें मारे गए, उनसे पूछो कि स्वतंत्रता, देखो आप ना डीप में पढ़ोगे ना तो समझोगे इस बात को कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, अभी तो हम सिर्फ एक क्रांति के बारे में बस पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके आगे और कई सारी क्रांति होगी। हम इस चीज को भूल जाते हैं कि इन क्रांतियों के लिए, ठीक है, इन क्रांतियों के लिए भारतीय लोगों ने, देखो कितने सारे लोगों की यहाँ पर जान गई है। और आज हम लोग किस बात के लिए लड़ते रहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ते रहते हैं। राजनीतिक लोग कुछ भी बात बोल दे रहे हैं, उसके लिए, मंदिर के लिए लड़ रहे हैं भाई, बताओ कुछ नहीं मिल रहा है तो किसके लिए लड़ रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ रहे हैं। हमें कोई रीजन ही नहीं मिल रहा है आजकल लड़ने के लिए, कुछ नहीं मिला है तो हिजाब के लिए लड़ रहे हैं। कुछ साल पहले हुआ था ना कर्नाटक में, या कर्नाटक ही है जहां तक ही,
स्कूल वाला कि एग्जाम के दिन नहीं पहन के जाना, उस कुछ नहीं मिला तो उसके लिए लड़ रहे हैं। वो केस भी कोर्ट में गया। अरे लड़ना है तो लड़ो भाई, लेकिन कुछ वास्तविक कोई सही रीजन के लिए लड़ो ना। और इनको याद कर लोगे तो लड़ना छोड़ दोगे। ये लोग लड़े थे किसी चीज के लिए, और जिस देश को आजाद करने के लिए इन लोगों ने अपनी जान दे दी, आज उसी देश के जो नागरिक हैं वो बिना मतलब के लिए आपस में क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते रहते हैं। खैर इसका रीजन बेरोजगारी भी है। रोजगार में सब रहते तो समय ही नहीं रहता इन फालतू की चीजों के लिए लड़ने के लिए। तो ये सारे रीजन क्या थे 1857 की क्रांति के असफलता का कारण। नेक्स्ट अब हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या 1857 की क्रांति का क्या परिणाम रहा। ठीक है, 1857 की क्रांति का परिणाम, यहां से आपके प्री के लिए भी क्वेश्चन बनेगा और आपके मेंस के लिए भी यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो पहला है सत्ता का हस्तांतरण। सत्ता का हस्तांतरण, हस्तांतरण मतलब समझते हो दिव्या, ट्रांसफर। ठीक है, सत्ता का क्या हो गया, यहाँ पे हस्तांतरण हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में भारत की कमान ले ली। ब्रिटिश सरकार ने भारत की कमान अपने हाथों में ले ली, ये एक रहा। सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की स्थापना की और इंग्लैंड में भारत सचिव जो कि किसके लिए, भारत का प्रशासन संभालेगा, तो भारत सचिव का पद की शुरुआत की। भारत सचिव की मदद के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, ये चीज किया गया। ये मदद करेंगे किसकी, भारत सचिव की मदद करेंगे। ये सारे आपके प्रीलिम्स में पूछेगा। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या क्या चीजें रही होंगी, इनमें से कौन कौन सी चीज रही होगी। पहला बोलेगा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, तो आप राइट लगा दोगे। दूसरे में बोलेगा भारत सचिव नामक एक नए पद का स्टार्ट किया गया, शुरुआत किया गया, दूसरा रहेगा। भारत के गवर्नर जनरल की जगह पर कौन आ जाएगा, वायसर आ जाएगा, तीसरा। फिर आपके ऑप्शन दे देंगे केवल एक सही
केवल 2 सही, 2 और 3 सही, 1 2 3 सही, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहां से क्या हो सकते हैं, आपके वनडे एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक, तो सत्ता का हस्तांतरण हो गया, इतनी चीजें हुई। और क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल, क्या हो गया इसको, भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय, वायसराय का स्थान तय किया गया। अब से ये जो वायसराय है, अब से यह वायसराय सीधा ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधित्व करेगा, ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधित्व करेगा। ये इसमें एक काम किया गया कि अब से प्रतिनिधि भारत में कौन होगा, ये होंगे, वायसराय जी होंगे। ये सारे परिवर्तन जो है इसके अंतर्गत किए गए। ठीक है, दूसरा, ये तो सारे पहले पॉइंट थे, है ना, ये सारे पहले पॉइंट थे, सत्ता का हस्तांतरण पॉइंट थे। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में आएगा आपका क्या, सतर्कता, अलर्ट, सतर्कता में वृद्धि। अंग्रेज क्या हो गए, आपसे सतर्क हो गए। और इस सतर्कता की वृद्धि में पहला काम इन्होंने क्या किया, पहला सेना में भारतीयों का अनुपात क्या कर दिया, भारतीयों का अनुपात घटाकर यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया, यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया, ये काम किया। ठीक है, ये काम किया। दूसरा इन्होंने क्या किया, बड़े पदों पर भारतीयों की नियुक्ति समाप्त कर दी। पहले भी नहीं थे, अब, लेकिन पहले नहीं थे, लेकिन उसके लिए कोई ऑफिशियल बोले नहीं थे, लेकिन इस बार ऑफिशियली बोल भी दिए कि कोई बड़ा पद इनको नहीं देंगे। ठीक है, पहले बोले नहीं थे, पहले तो बस ये सिस्टम ही चला आ रहा था कि भारतीय को कोई बड़ा पद नहीं देते थे, क्योंकि उसको इस लायक समझते ही नहीं थे कि वो कोई बड़ा पद ले सकते हैं। सिविल सर्वेंट जो होते थे ना, सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता था, वो सेना में थोड़ी जाते थे। हाँ, नहीं, सेना के लिए नहीं था, उसमें नहीं हुआ है कोई चीज, उसको भी तो बहुत बाद में जाकर के, उसके लिए तो कई सारी, उसके लिए पढ़ेंगे ना, जो भारतीय सिविल सेवा की जो परीक्षा होती थी पहले सिर्फ यूरोपीय के लिए होती थी, उसके बाद ये इंडियन के लिए शुरू किया गया। फिर इसकी एज को क्या कर दिया गया, 22 साल की थी, फिर उसको घटा करके कितना कर दिए, 19 साल कर दिए गए, कम करते करते उसको 19 में ले गए आए। और भारत के जो बच्चे होते थे 19 साल में ले दे करके 12वीं पढ़ के निकलते थे, और निकलते भी नहीं थे। उस 19 साल की उम्र में भारत जैसा देश जो समुद्र पार करने के लिए मना करता है, जो लहसुन प्याज खाने के लिए मना करता है, वो देश अपने बच्चे को लंदन एग्जाम देने भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। इसीलिए भारत में गिने चुने ही ऐसे बच्चे होते थे जो आईसीएस की एग्जाम देने के लिए कहां जाते थे, लंदन जाते थे। बाद में जब बहुत सारे सुधार हुए, कांग्रेस की स्थापना हुई, उन्होंने बार बार संसद में ये सवाल जब उठाया, इस केस को जब उठाया, तब जाकर के परीक्षा की उम्र को 22-23 किया गया। और जो पेपर जो होता था, आईसीएस की जो परीक्षा होती थी, उसको साथ ही साथ इंडिया में भी शुरुआत किए, यूरोप के साथ साथ इंडिया में। ठीक है, इसीलिए ज्यादा लोग आईसीएस की परीक्षा पास कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि उसके उम्र 19 की उम्र में देना होता था उसको, मतलब वही एज होती थी मैक्सिमम 19, उस उम्र तक तो बच्चे स्कूल ही में रहते थे यहाँ। और ऊपर से 19 साल के बच्चे को कोई माँ बाप भेजना नहीं चाहता था बाहर पेपर दिलाने के लिए, गया और उधर कुछ हो गया, आस नहीं भेजने देते हैं,
तब की तो बात छोड़ी दो, आज भेजते हैं। कई घरों में जो माता पिता होते हैं, अगर इकलौती संतान है ना, तो नहीं बेटा मत जा, यही जो पढ़ना है यही पढ़ ले, नहीं बेटी तुझे नहीं भेजेंगे तो यही पढ़ ले बोलते हैं। तो ये तो उस समय की बात है, तो भेजने के लिए तैयार नहीं होते थे। ठीक है, तो एक चीज क्या की जाती है, ये की जाती है कि बड़े पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को क्या कर दी, समाप्त कर दी। पहले भी नहीं थी, ये बात याद रखिए। ऐसा नहीं है, इस पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि क्या बड़े पदों पर पहले नियुक्त होते थे, पहले भी नहीं होते थे, लेकिन ये ऑफिशियली कहा नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली बोल भी दिया गया कि अब बड़े पदों पर कौन नहीं होंगे, भारतीय नहीं होंगे। यहाँ पर तोप खानों को भारतीयों के हाथों नहीं सौंपने, क्या लिखे जी आगे सेंटेंस बनाने के लिए, हाँ भारतीयों के हाथों नहीं सौंपना तय हुआ, ऐसे लिख देते हैं ना। हाँ नहीं सौंपने का, हाँ ये भी लिख सकते, नहीं सौंपने का निर्णय लिया। ये सारी चीजें जो है सतर्कता में वृद्धि के दौरान इसमें की गई। ठीक है, चलिए और क्या किया गया, यहाँ पे जो भारतीय जो होते थे ट्रेडिशनल तरीके से कुछ कुछ अस्त्र शस्त्र रखते थे। आदिवासी लोग भी कुछ कुछ छुरा उरा रखते रहे होंगे, या कुछ कुछ तीर कमान रखते हैं, या कई सारी जनजातियों में रखते होंगे अपना अस्त्र शस्त्र रखते थे। उस पर पूरी तरीके से क्या लगा दिया गया, पाबंद लगा दिया गया कि भारत का अब कोई नागरिक जो है वो बिना मतलब का किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखेगा। तो भारतीयों के शस्त्र धारण मतलब पूरी तरीके से उनको क्या कर दिया गया, निशस्त्र कर दिया गया। शस्त्र धारण करने पर पूरी तरीके से क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीयों द्वारा भारतीय नागरिकों से शस्त्र धारण करने का अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, उनको कोई किसी भी प्रकार का शस्त्र धारण नहीं करने के लिए कहा गया। ठीक है, चलिए एक लास्ट है तीसरा नंबर का, व्यापगत के सिद्धांत को समाप्त करके भारतीय राजाओं के साथ, मतलब व्यापगत के सिद्धांत को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करके ये घोषणा की गई कि अब से किसी भी राजे महाराजे किसी राज्य को अब ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर नहीं मिलाया जाएगा। अब से हम उनके साथ कैसे बिहेव करेंगे, मित्रता की तरह मित्रता बना करके रखेंगे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 1857 की क्रांति में क्या थे, राजभक्त बने रहे, ज्यादातर जो राजा थे वो राजभक्त बने रहे। इसीलिए व्यापगत के सिद्धांत को समाप्त करके राजाओं के साथ, देसी राजा, आप लोगों को लिखो, देसी राजाओं के साथ मित्रता स्थापित करने की घोषणा की गई। ये सारे क्या निकल करके आते हैं, इसके परिणाम में निकल करके आते। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर हुई। अब आप लोग आराम से लिख लोगे ना, इसमें आपसे प्री से भी यहां से क्वेश्चन बनेगा और मेंस में भी क्या बनेगा, सीधा सीधा पूछेगा किस एक्ट के माध्यम से भारत में भारत सचिव का पद शुरुआत किया गया। तो क्या है, भारत शासन अधिनियम 1857 में क्रांति के बाद एक नया कानून इनको लाना पड़ा। ठीक है, सारे एक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे ना, सारे एक्ट, तब वहां पे और अच्छे से ये आप लोग को क्लियर हो जाएगा उसमें, क्योंकि सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारी 1857 की क्रांति कंप्लीट होती है। आप लोग को सब अच्छे से समझ में आया, किसी प्रकार का कोई डाउट, रीजंस क्या थे, परिणाम क्या निकला, असफल क्यों रहा, कहाँ पे कौन
वो सब लिखा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। अब आगे जो है मतलब अपनी, आपके पास 3-4 टॉपिक है, आप लोग बताओ क्या पढ़ोगे। मैं अपना तो सोच के, हाँ वही है, मैं सोच करके आई हूँ कि आप लोगों को, अब मुझे बहुत युद्ध युद्ध सब पढ़ लिए, अब कुछ अच्छी बातें पढ़ना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए ना, हमारे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये जो स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ आंदोलन, इसके बारे में पढ़ाऊं। आप कहोगे तो ये पढ़ेंगे, फिर ये चाहोगे कि सारे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लिया जाए, तो वो भी हो सकता है, उसको भी हम नया टॉपिक में उसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, वो शुरुआत, या तो इसी को आगे बढ़ा करके अब भारत में जो 3 चरण स्टार्ट होते हैं, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, और क्या कहते हैं फिर लास्ट में गांधीवादी चरण, वो हम आगे लेकर के जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि 2 दिन में वो खत्म हो जाएगा, वैसे भी 20 तारीख तक सब खत्म हो जाएगा। हाँ, मेरा टारगेट है इसी 20 तक मैं सब कुछ खत्म करा दूं, लेकिन बचा रहेगा तो ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगी, वो कंप्लीट ही कराऊंगी, लेकिन टारगेट है मेरा कि 20 तक हो जाए, क्योंकि अब ज्यादा टॉपिक कुछ बचा नहीं है ना। ठीक, तो एक काम करते हैं, पहले कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ लेते हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सारा युद्ध युद्ध देख लिए, अब कुछ अच्छी बातें भी देख लेते हैं। ठीक, तो अब हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आगे 2 दिन जो चलने वाला है, कल और परसों, कम से कम 2 दिन ये चलेगा। इस टॉपिक का नाम है भारत में हाँ बहुत क्वेश्चन बनता है, सांस्कृतिक जागरण, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार। क्या क्या मजा आता है, क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो आप लोग। टेंशन मत लो, स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ो ना, ज्योग्राफी में स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ो, नदी पहाड़ पढ़ लो। ठीक है, जिसमें हिमालय से लेकर के नीचे तक सारे सारे वीडियोस, मतलब सारे वीडियोस बोल रही हूँ, सारे वो नदी पहाड़ वगैरह सारे देख लो। एक वहां से मिट्टी से क्वेश्चन आता है, मिट्टी एक दिन, ज्योग्राफी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी में सिर्फ एक ही 2 टॉपिक है जो मेरे को मेरा दिमाग खराब करते हैं, बाकी सब मेरे को ठीक लगता है। मतलब ज्योग्राफी की वो वाला टॉपिक कौन सा वाला है यार, उस नाम भी याद नहीं आ रहा है, बताऊंगी मैं आपको। मतलब उसका ऐसे बता सकती हूँ, मैं प्रॉपर नाम बताना चाह रही थी ना, जिसमें ये नहीं होता है आईटीसीजेड, आईटीसीजेड वाले मौसम वाले। हाँ, बहुत बकवास है, बकवास है। और हम लोग को तो यूपीएससी वाले को और ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ता है ना। ठीक है हम लोग में कैसे सवाल आता है पता है, यूपीएससी में एक बार का सवाल बता रही हूँ। एक नाव में एक व्यक्ति जो है जा रहा था, और उसने सोमवार के दिन पे वो वाली रेखा पार की, बेरिंग सी, वो भूमध्य, हाँ भूमध्य रेखा पार की। तो भूमध्य रेखा उत्तर मतलब पूर्व से चला था, मतलब भारत से निकला था, समझो पूर्व से चला था। ठीक है, पूर्व की ओर चला था, और सोमवार को पूर्व की ओर चला था। हाँ ठीक है, भारत से निकल के पूर्व की ओर चला है, और भूमध्य रेखा को पार कर लिया। अब भूमध्य रेखा को सोमवार के दिन वो पार किया, तो भूमध्य रेखा को पार करने के दिन के बाद, जो भूमध्य रेखा को पार करने के बाद एक दिन की हानि होगी या एक दिन की लाभ होगी, बताइए। ग्रीनविच रेखा अलग है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा जो है वो अलग है। ग्रीनविच रेखा क्या है, समय के लिए है वो, कि समय क्या होगा। और भूमध्य रेखा क्या है, ये अगर पृथ्वी है तो भूमध्य रेखा वो रेखा है, क्योंकि इधर आप 180 लाइन पढ़ते हो, इधर 180 लाइन पढ़ते हो, दोनों आकर के जहां पर टकराती वही 0 डिग्री जहां पर बनता है,
वो होती है आपकी भूमध्य रेखा, जो कि नहीं, मैं ये वाला बोल रही हूँ अब उस, हाँ वहां पे जो है, जो प्रशांत महासागर में जो रूस और जो क्या कहते हैं, रूस और अलास्का के बीच से जो गई है, हाँ उसकी बात। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, कम होता है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो सूर्य की प्रकाश जो इधर है उधर बाद में जाएगा, जिधर अमेरिका है। तो जब हम भूमध्य रेखा को पार करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, कनाडा अमेरिका पहुंचते हैं। तो वहां पे एक दिन कम रहता है। अगर आप सोमवार को यहाँ थे और इस भूमध्य रेखा को पार करके आप अमेरिका गए, तो एक दिन की हानि, मतलब कि सोमवार है तो वहां पर रविवार होगा। ऐसे ऐसे एकदम कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है। और मैं हर बार इसको ना मतलब पढ़ती हूँ तो याद रहता है, फिर चीजें बहुत वो हो जाती है। ये तो एक ही तो उदाहरण है भाई, ऐसे कई सारे हैं। आप लोग अश्व रेखा वगैरह भी कुछ कुछ पढ़े होंगे आप लोग, है ना, व्यापारिक पवने, वो सारी बहुत सारी जो पवने हैं वो सब, ये सारे ज्योग्राफी के सबसे, हाँ हाँ वही रीजन है उसका। क्या होता है ना, हाँ वास्तविक में ऐसा है कि देखो, अब ये लोग व्यापारी लोग जब इस रेखा से गुजरते थे ना, क्योंकि हाँ आप लोगों को पता होगा कि ये जो पृथ्वी है, तो ये तो हो गई बीच वाली, हाँ ये भूमध्य रेखा है, वो कुछ और है, उसका क्या नाम है, नहीं उसको कुछ बोलते हैं, वो नहीं। अब ये 0 डिग्री है, जैसे ये 0 है ना, वैसे ऐसे भी 0 है। ग्रीनविच नहीं है। चलो मैं बताऊंगी, आपको कल बताऊंगी। तो अब ऐसे ऐसे बटा है, ठीक है, नीचे को मकर, ऊपर को कर्क, अब उसके बाद शीतोष्ण, फिर क्या क्या दुनिया भर का, और लाइन आता है ना, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, ऐसे ही आता है। तो यहाँ पर क्या होता था, आप जो पूछ रहे हो उसका, तो नाव ले, ये जगह शांत रहता है, आप लोगों को पता होगा। तो शांत रहता है, तो जब घोड़े लेकर के जाते थे, तो पहले के लोगों को पता नहीं था, वो शांत है इसलिए नाव आगे नहीं बढ़ रही है, जो जहाज है वो, हलचल होगी तो बढ़ेगी, तो बढ़ नहीं पाती थी। तो लोगों को लगता था कि उसका भार शायद ज्यादा हो गया है, इसीलिए घोड़े को निकाल करके फेंक देते थे, ठीक है, ठीक है, अब पानी में फेंक देते थे ताकि नाव आगे बढ़े करके। बहुत बाद में जब रिसर्च हुआ तो पता चला इस एरिया में इसलिए नाव आगे नहीं बढ़ती है क्योंकि वो जगह क्या रहती है, बहुत ज्यादा शांत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो ऊपर डोल्ड्रम जिसको बोला जाता है, डोल्ड्रम, ये जो बीच में 0 से 5 डिग्री का और 0 यहाँ 5-5 डिग्री का जो होता है उसको डोल्ड्रम, ये जगह बहुत ज्यादा शांत होती है, क्योंकि यहाँ पर जब हवाएं आती हैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग, वो गर्म होकर के जब ऊपर उठ जाती है, फिर संवहनी हवाएं नीचे आती है तो वर्षा हो जाती है, तो नीचे हवा आ नहीं पाती, इस वजह से ये क्षेत्र बहुत ज्यादा शांत रहता है। अब इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं होता, इसीलिए अब देख लो, आप अफ्रीका में देख लो, जो घने जो जंगल है, अमेज़न के जंगल है, वो इसी में तो है, क्योंकि वर्षा यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ज्योग्राफी में, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। क्या, चलिए, मैम नहीं आई है ना, मैं आप लोगों को 5 मिनट एक चीज बता देती हूँ। भारत में ना, जब विदेशियों का आगमन हुआ, आक्रांताओं का आगमन हुआ, इससे पहले, अंग्रेजों के आने से पहले, जब भी भारत में किसी विदेशी आक्रांता का आगमन होता था, ठीक है, तो भारतीयों को कभी भी इतना आत्मविश्वास, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना डाउन कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि भारतीय लोगों को इस बात का यकीन होता था कि जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, हमारी जो धरोहर है, वो किसी भी हालत में उनसे क्या है, अच्छी है, ठीक है। और जो भी विदेशी आक्रांता आए, शक आए, कुषाण आए, जितने लोग भी आए, वो भी यहाँ का धर्म अपना लिए, ठीक है, यहाँ की संस्कृति अपना लिए, यहाँ की भाषा अपना लिए, और ऐसे मिल गए जैसे पता ही नहीं चले, चाय में चीनी, ठीक है, इस तरीके से मिल गए वो। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं तो पहली बार ऐसा शायद लगने लगा कि अब हमारे कॉन्फिडेंस को कोई आगे फिर से जागरूक नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने हमारा पूरा कॉन्फिडेंस गिरा दिया। 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हो रहा है, पुनर्जागरण, रेनेसा। 18वीं शताब्दी में यूरोप में रेनेसा, पुनर्जागरण की शुरुआत हो रही है।
जब वहां पर पुनर्जागरण की शुरुआत हुई तो इतने दिनों से जो भी दकियानूसी बातें चल रही थी कि समुद्र के उस पार धरती समाप्त हो जाएगी, तो समुद्र के उस पार मत जाओ, जो भी पैसा कमाओ वो किसको दे दो, चर्च को दे दो, पोप को दे दो। इसी का जब 18वीं शताब्दी में जब पुनर्जागरण की वहां पे शुरुआत होती है, रेनेसा की शुरुआत होती है, तब कहा गया केंद्र में एक ही व्यक्ति है, केंद्र में एक ही चीज है, वो क्या है, वो स्वयं हो। स्वयं हम क्या करते हैं, मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं या और किसी चीजों के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, अब पहले यूरोप में यही हो रहा था, कमाओ, कमा करके किसको दे दो, पोप को दे दो, चर्च को दे दो, ये था। मतलब स्वयं को केंद्र में नहीं रहना है। जब पुनर्जागरण आया कहां, यूरोप में, तब तर्कवाद का सिद्धांत आया कि अगर वो कह रहे हैं कि तर्क कर, मतलब कि वो कह रहे हैं कि ऐसा करो, तो क्या तर्क करो, तर्कवाद का सिद्धांत आया। ऐसी बुद्धिवादी विज्ञानवादी चीजें जो है यूरोप में आती है। मतलब पुनर्जागरण की लहर जो है वो 18वीं शताब्दी में यूरोप में शुरुआत होती है। तो ब्रिटेन भी क्या था, उसी लहर में ब्रिटेन भी है, और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, दुनिया सारी चीजें वहां पे शुरू हो गई है। यही पुनर्जागरण की जो लहर है जो वहां पर शुरुआत हुई थी, ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं, मेहमान है, ठीक है, वो अपने आप को क्या सर्वश्रेष्ठ समझ रहे थे। और जब ये भारत में आते हैं तो भारत में एक भावना लेकर के आए, क्या भावना लेकर के आए, कि हमसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। पूरे विश्व में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई है तो हम यूरोपीय लोग हैं, और हमसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। इससे पहले जो आक्रांता भारत में आते थे, वो क्या ये सोच करके नहीं आते थे कि हम श्रेष्ठ हैं। वो ऐसे आए कि भारत से उन्होंने कुछ चीज ली और भारत को कुछ चीजें दी। ठीक है, तो और भारतीय लोगों का कॉन्फिडेंस भी पहले इतना कभी नहीं गिरा था, कभी इतना नहीं गिरा था, क्योंकि हमें असभ्य नहीं कहा जाता था। ठीक है, हमें जंगली नहीं कहा जाता था, हमें बर्बर नहीं कहा जाता, हमें अनपढ़, गंवार, काला नहीं कहा जाता था पहले। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर करके और ये दिखा करके कि हम क्या हैं, सर्वश्रेष्ठ है, भारतीयों का कॉन्फिडेंस पूरा गिरा दिया। एक समय तक तो ऐसा लग रहा था भारत में अंग्रेजों के आने के बाद कि अब शायद भारत जो है सभ्यता की यात्रा में पूरे पिछड़ जाएगा। भारत का पूरी संस्कृति, सभ्यता, जो कुछ भी है, कल्चर, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से। एक ऐसी भावना उमड़ पड़ी थी, क्योंकि लेकिन इसी समय एक पुनर्जागरण के नेता, हमारे भारत के प्रवर्तक, ठीक है, राजा राम मोहन का, वो आते हैं। ठीक है, जन्म तो 74 में ही हो गया था। तो ये जो थे उन्होंने ये बताया, समन्वय, कॉपरेशन, पश्चिम और पूर्व के बीच में समन्वय को लेकर के आए। अब देखो उस समय ना भारत में जब अंग्रेजों के आने के बाद 3 प्रकार के लोग थे। ठीक, अब यहाँ पे अच्छा ये तो मैं समझा दी, ये स्वयं की जो बात हो रही है ना, ये क्या बात हो रही है, जो करना है किसके लिए करो, स्वयं के लिए करो। तर्क करो तो स्वयं के लिए करो, पैसा कमाओ तो किसके लिए कमाओ, अपने से बच जाए तो जाकर के किसको देना, पोप को देना। लेकिन पहले पैसा अपने लिए कमाओ, संपत्ति अपने लिए अर्जन करो। ये स्वयं की जो भावना थी, ये 18वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण यूरोप में आया तब जाकर के ये भावना आई। नहीं तो इससे पहले स्वयं के लिए कुछ मत करो, सब कुछ पोप के लिए करो। लेकिन जब लोगों ने यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट किया, अपनी पुरानी किताबों को जब पढ़ना स्टार्ट किया, स्वयं से जब पढ़ना स्टार्ट किया, तब जाकर के यह एहसास हुआ कि हमारे पुराने ग्रंथ तो ऐसी बातें करते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब भारत में जब पुनर्जागरण स्टार्ट हो रहा है, और भारत में जब पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि अपने धर्म ग्रंथों को स्वाध्याय करो, खुद से पढ़ो। पंडित लोग जो कहते हैं या बड़े विद्वान जो कहते हैं वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, खुद से पढ़ो। आप जब खुद से पढ़ोगे तब आपको एहसास होगा कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। क्या कहीं भी हमारे धर्म ग्रंथ में वेश्यागमन है, क्या कभी भी हमारे धर्म ग्रंथ में सती प्रथा है, कि कभी भी हमारे धर्म ग्रंथ में शिशु हत्या है। ठीक है, तो खुद पढ़ोगे तब तो जानोगे। तो ये राजा राम मोहन कहते हैं कि स्व अध्याय करो, खुद से पढ़ो। तो जब यूरोप में पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ, वो पुनर्जागरण इन व्यापारियों के माध्यम से कहां पे आया, भारत में आया। जब भारत में आया तो भारत में ना पश्चिमी सभ्यता, मतलब कि इंग्लिश पढ़ के 2-4 बच्चे निकल गए। ठीक है, बंगाल में कुछ बच्चे क्या पढ़ने लगे, इंग्लिश पढ़ने लगे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज ज्यादातर कहाँ पे है, बंगाल में है। देखना ना ध्यान से, जैसे आप लोग अपने आप को इमेजिन करके वैसी
इमेजिन किया करो जब समझाती हूँ तो। आप बंगाल में हो उसी समय में, जब क्या हो रहा है, अंग्रेजों का आगमन हुआ है और धीरे धीरे अंग्रेज वहां पर क्या हो गए हैं, स्थापित हो चुके हैं और इंग्लिश 2-4 स्कूल वहां पर खुल गए हैं। आप वहां पढ़ रहे हो, आप लोगों को मस्त पढ़ाया जा रहा है कहाँ के बारे में, यूरोप के कल्चर के बारे में, यूरोप की संस्कृति के बारे में। मस्त वहां पे शराब पी करके झूमा झूमी करते रहते हैं वहां पे, ठीक है, खाते हैं पीते हैं, मांस मदिरा सब चीज खाते पीते हैं। और आप लोगों को भारत में क्या किया, जनेऊ पहना दिया जाता है और जनेऊ पहना करके बोला जाता है लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, चुकंदर नहीं खाना है, अदरक नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, ठीक है, दिन में एक बार खाना है और बहुत अच्छे से आप लोग को जीवन व्यतीत करना है और यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करना है। ऐसा पढ़ाया लिखाया जाता था, पहले पढ़ाया जाता था। लेकिन यूरोप लोग आकर, अरे एकमात्र जिंदगी है, मस्त जियो, ऐश करो, लो शराब पियो, लो दारू पियो, ऐसा आप लोग को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आप किस चीज को ज्यादा पसंद करोगे, है ना, सेकंड वाले को। तो यही जो बंगाल के जो इंग्लिश पढ़े लिखे लोग थे, वो भारत की संस्कृति और सभ्यता का क्या करने लगे, अवहेलना करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मजाक उड़ा करके वो क्या कर रहे थे, अंग्रेजी सभ्यता की ओर पूरी तरीके से झुकाव उनका हो गया था। ऐसे समय में राजा राम मोहन राय आते हैं और वो ये बताते हैं कि ये मैं मानने के लिए तैयार हूं कि जो पश्चिम की जो सभ्यता है, ठीक है, यांत्रिक सभ्यता, इंजीनियरिंग सब बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपने धर्म और अपनी संस्कृति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। हमें सुधार करना है, लेकिन हम में जो बुराई है उसमें सुधार करना है। उसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी तरीके से हम यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति को क्या कर ले, अपना ले। तो ये थे कौन, राजा राम मोहन राय, जो क्या करेंगे, भारत में जो पूरी तरीके से हमारा जो कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था उसको वापस लेकर के आते हैं कि हाँ बुराइयां है, आपकी उंगली कट जाएगी मान लीजिए, या यहाँ पे सॉरी मान लीजिए यहाँ पे एक घाव हो गया है उंगली में, तो क्या आप पूरी की पूरी उंगली कटवा दोगे, नहीं, क्या करोगे, उसका इलाज करोगे ना, मेडिसिन इलाज करोगे और घाव ठीक करोगे, ठीक है। तो यही राजा राम मोहन राय कहते हैं कि शरीर में घाव हो जाए तो जहर खा के मर नहीं जाना होता है, उसका इलाज करना होता है। अगर उंगली में घाव हो गई है तो उंगली नहीं कटवाना है, उसका क्या करना है, इलाज करना है। तो ये थे राजा राम मोहन राय, जो भारत में एक पुनर्जागरण की लहर लेकर के आएंगे और भारतीयों में वापस से एक कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे कि हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और अगर कमी है तो उसको हम सुधार करेंगे। तो इसी क्लास को हम कल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ब्रह्म समाज के रूप में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।